क्या आप भारत के सबसे बड़े रूह कपा देने वाले रेल हादसे के बारे में जानते हैं जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में डूब गई थी? यह है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धनुषकोडी और वर्तमान में यह टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है क्योंकि जो नया पम्बन पुल बना है यह न केवल आज भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक है बल्कि 1964 के उस भीषण चक्रवात की दर्दनाक स्मृति को संजोए हुए है जो समुद्री तूफान में यात्रियों से भरी हुई ट्रेन पूरी की पूरी लहरों में समा गई थी। पहले हम नवनिर्मित पम्बन पुल के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे और साथ ही साथ उस काले अध्याय के रूप में भी दर्ज की गई जानकारियों को इकट्ठा करेंगे जो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बना हुआ है नया पम्बन बिल जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसे नया पम्बन ब्रिज या नया पम्बन पुल भी कहा जाता है जो इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज के रूप में मान्यता प्राप्त है। आखिरकार क्या है ये? तो ये तमिलनाडु के मंडपम को पवित्र रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो अब तैयार हो चुका है। ऐतिहासिक योजना यदि हम इसकी बात करें तो इसका उद्घाटन अभी 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। इस पुल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और यह 110 साल पुराने जो पुराना पम्बन पुल है उसकी स्थान इसने लिया है। वैसे उस पुल को 2022 में ही बंद कर दिया गया था। इस पुल की आधारशिला 2019 में ही मोदी जी ने रख दी थी, बट इस काम में देरी हुई जिसका प्रमुख कारण है कोविड-19 की महामारी और इस काम को पूरा किया जा रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के द्वारा। अब ये पुल क्यों खास है तो आप इस बैकग्राउंड में लगे हुए पुल को देखिए जिसके दोनों सिरे क्या हो रहे हैं, फटाफट ऊपर उड़ जाते हैं जैसे ही कोई जहाज आता है। तो यही चीज इसे विशेष बनाती है। ये जो नवनिर्मित पम्बन पुल है इसकी विशेषता यही है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है और इसकी जगह अब आधुनिकी तकनीक वाले पुल ने ले ली है जो पुराना पुल था। इस पुल का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बहुत ही अच्छे से किया गया और इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस तकनीक में बहुत ही मॉडर्न तरीके से पुलों को बनाने में इसका उपयोग किया गया है। यह लगभग 72.5 किलोमीटर लंबा वर्टिकल स्पेस शामिल है जो लगभग 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है ताकि कोई भी बड़े से बड़ा जहाज और कोई भी नाव आसानी से यहां से निकल सके। और यही तो चीज है जो इसे विशेष और बनाती जाती है। इस पुल में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया ताकि मजबूती बनी रहे और टिकाऊपन भी निश्चित रहे। साथ ही भविष्य में दोहरी रेलवे प्रणालियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि रेलवे और समुद्री दोनों कामों को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से किया जा सके। तो समझते हैं कि आखिरकार ये जो पुल है जिसे हम वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कह रहे हैं तो आखिरकार है क्या? तो ये जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है ये एक प्रकार का एक स्पेशल पुल होता है जिसमें जो ये बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बीच का हिस्सा रेल की पटरियों के माध्यम से जुड़ा होता है और इसे ऊर्ध्वाधर रूप में उठाया जाता है ताकि पुलों के बीच से आसानी से जब जरूरत पड़े तो जहाजों को ले भी जाया जाए, बुला भी लिया जाए और जब जरूरत पड़े तो यहां से यातायात को भी जो रेल यातायात है इसे आसानी से किया जा सके। जो ये पुल है ये अपनी उत्कृष्टता का भी उदाहरण है क्योंकि 72 मीटर लंबा ये पुल लगभग 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है। इसकी डिजाइन भी ऐसी तैयार की गई है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल तकनीक पर यह आधारित है। इसका संचालन भी ऑटोमेटिक होना है अर्थात कोई भी मानवीय त्रुटि यहां पर होने की संभावना नहीं है। जब कोई भी जहाज नहीं होता तो यह पुल आसानी से काम करेगा और जब वहां पर कोई ट्रेन गुजर रही होगी तो प्रॉपर गुजरेगी और जब जहाज गुजर रहा होगा तो इस पुल का जो कार्य है वो उस समय के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये जो पम्बन द्वीप है आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हिंदू धर्म में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्या ये सच में इंपॉर्टेंस रखता है? तो बिल्कुल, जो पम्बन द्वीप है यहीं पर रामेश्वरम आइलैंड पर स्थित है। जो पम्बन है वो रामेश्वरम जो जगह है यहीं पर स्थित है जो प्रकृति और सुंदरता के साथ समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का अद्वितीय संगम भी दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी पर स्थित है जो मुख्य भूमि से श्रीलंका को पौराणिक रूप में जोड़ता है। कहा भी जाता है कि जो राम सेतु है वो यहीं से तो शुरू होता है, इसी का मुख्य भाग यहीं से हमें दिखाई देता है। रामेश्वरम नगर जो इसी द्वीप पर स्थित है एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है।
यहां न केवल देशी बल्कि विदेशी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और इस नगर की पवित्रता का एक प्रमुख कारण रामनाथ स्वामी मंदिर भी है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है, जो इस द्वीप पर गंधमादन पर्वत पर भी एक विशेष धार्मिक महत्व दिखाई देता है। मान्यता यह भी है कि यहां पर भगवान जो राम जी हैं, यहां से उन्होंने पहली बार लंका के दर्शन किए थे इसी ऊंची क्षेत्र से, और यहां से समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा था। और यह जगह जो है ये तलैया मन्नार से धनुषकोडी को जोड़ती है, अर्थात ये वो आखिरी जगह है जहां पर भारत का अंत होता है और आगे इस पुल के माध्यम से, जो पुराना पुल था जिसे आप जानते हैं राम सेतु कहते हैं, इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, ये ब्रिज के माध्यम से हम श्रीलंका से जुड़ जाते थे। वैसे धनुषकोडी जो भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट में रामेश्वर द्वीप पर किनारे पर स्थित है, यह भारत का अंतिम छोर भी कहा जा सकता है। प्राचीन तट पर यह मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ पर बे ऑफ बंगाल से यह घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय महाकाव्य रामायण है, यहां पर प्रभु श्री राम ने अपने धनुष की नोक से इशारा किया और अपने सैनिकों से राक्षस रूपी रावण तक लंका तक पहुंचे और उसका वध किया, और इसी पुल के सहारे वो गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य भी मिलता है। पर क्या आप पुराने पम्बन पुल के इतिहास के बारे में जानते हैं? तो यदि नहीं जानते तो चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिरकार ये है क्या। तो जो पुराना पम्बन पुल है, यह भारत के रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इस पुल के निर्माण की योजना बहुत पुरानी, अर्थात ब्रिटिश काल में जब 1870 का दशक था, तब ब्रिटिश शासन के दौरान इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया। पर लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उस समय श्रीलंका से व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा यह समुद्री पुल लगभग 143 खंभों पर आधारित था और वर्ष 1914 में इसे आधिकारिक रूप से चालू भी कर दिया गया। सोचिए, इतनी ऐतिहासिकता को लिए हुए यह पुल कितना महत्वपूर्ण हमें दिखाई भी देता है। यह पुल देश में दूसरी सबसे लंबा समुद्री पुल भी था, जो केवल बांद्रा वैली जो सी लिंक से उससे थोड़ा सा पीछे था। रेल से पुल यात्रा की जा सकती थी। यात्रियों को अरब सागर का सुंदर और विस्तृत दृश्य हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता था जब भी इससे लोग यात्रा करते थे। 1988 तक यही पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मेनलैंड से जोड़ने का एकमात्र मार्ग भी था, परंतु इसके बाद समानांतर सड़क पुल का निर्माण कर दिया गया और यातायात के अन्य विकल्प भी उस समय उपस्थित हो गए। पर वो घटना क्या है, वो कौन सी ट्रेन थी जिसके साथ यह हादसा हुआ था? तो वो जो ट्रेन थी, उस ट्रेन का नाम दिखाई देता है ट्रेन नंबर 653, जिसके साथ ये उस समय का ऐतिहासिक हादसा हुआ था। चलिए अब चलते हैं उस ट्रेन नंबर 653 की दर्दनाक कहानी की ओर, जो देखते ही देखते यात्रियों से भरी समंदर में समा गई थी। आज भी आपके सुनते हुए ही रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि इस कहानी में इतना खतरनाक इतिहास छुपा है उस पम्बन पुल पे। वर्ष है 1914 में जब यह बनकर तैयार हुआ और लगभग 22 दिसंबर 1964 को रात में वो काला अध्याय आज भी हम सभी को झंझोर कर रख देता है। तो आखिरकार क्या है वो रात जिसमें लगभग 200 जिंदगियां अपने हाथों में, समुद्र ने अपने हाथों से निगल दी? तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो तमिलनाडु, जी हां, बात चल रही है तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड की। जो धनुषकोडी रेलवे स्टेशन था, वहां रेगुलर के जैसे हर दिन हलचल होती रेलवे स्टेशन में, उसी के जैसे हलचल थी। उस समय के रेलवे मास्टर थे आर सुंदर राज, जो तूफान और बारिश की वजह से अपनी जैसी ड्यूटी खत्म किए वो घर लौट गए। पर 22 दिसंबर 1964 की रात जैसे ही ट्रेन नंबर 653 पम्बन स्टेशन से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई, मौसम एकाएक खराब हो गया। और जब मौसम एकाएक खराब हुआ तो तूफान और बारिश के कारण जो रेलवे सिग्नल हैं वो खराब होने लगे। ट्रेन के लोको पायलट ने कई मिनटों तक सिग्नल का इंतजार किया कि कोई तो सिग्नल होगा जो इसका सिग्नल देगा और हमें आगे बढ़ने के लिए आवाज देगा, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला, कोई सिग्नल नहीं मिला। तो उन्होंने खुद के रिस्क में आगे बढ़ने का फैसला लिया। लोको पायलट ने यह निर्णय लिया कि तूफान के बीच ट्रेन को आगे बढ़ाना ज्यादा उचित होगा और यात्रियों से बनी यह ट्रेन स्टेशन में जा सके और वे सुरक्षित हो सके। तूफान की भीषणता के कारण
बार बार लोग सोच रहे थे, घबरा रहे थे, पर लोको पायलट ने कहा नहीं, ट्रेन तो आगे जाएगी। और यही कारण है कि ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी की ओर लगातार बढ़ने लगी। क्या केवल बढ़ना ही सब कुछ था? नहीं। जब रात 9 बजे लगभग पम्बन से धनुषकोडी तक चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन 653 लगभग 200 यात्रियों के साथ धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकली, तो 11:55 में ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जब पहुंचने ही वाली थी तो चक्रवात तेजी से आकर टकराया। और यह भी कहा जाता है कि ट्रेन में ऐसे कई यात्री सवार थे जो टिकट लिए हुए नहीं थे, WT थे। ऐसे भारत में बहुत से लोग देखे जाते हैं। इस चक्रवात ने तूफान को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के नामो निशान मिटा दिया, कोई स्टेशन ही नहीं बचा। 6 डिब्बों में से जो ट्रेन में लगभग 200 यात्री सवार थे, 5 कर्मचारियों सहित सभी की सभी समंदर में समा गए। और यह आंकड़ा बताया जाता है कि यह आंकड़ा लगभग 200 के पार और भी हो गया था। इस ट्रेन हादसे में मारे गए थे बहुत सारे लोग और चक्रवाती तूफान भारत में इतनी भीषण तबाही लेकर आया जितनी कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। 1964 में जब यह चक्रवात तूफान से लगभग बहुत सारे लोग, लगभग 2000 लोगों की जान गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग तो धनुषकोडी में ही मारे गए थे। इस हादसे ने न केवल ट्रेन इतिहास को पलट दिया और उसमें एक काले अध्याय को जोड़ा, बल्कि अमूमन बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए उसने मजबूर भी कर दिए। और यही रीजन है कि आज चाहे वो नया पम्बन पुल बन गया है, परंतु आज भी वहां के लोग उस पुराने पुल के इतिहास को, उस चक्रवात को बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और यदि आपको ये स्टोरी जो अनटोल्ड थी आपके सामने, यदि आपको अच्छी लगी है तो आपको कमेंट करके बताना है कि आखिरकार जो साइक्लोन है ये किस लैंग्वेज का, किस भाषा का शब्द है। और ऐसी ही तात्कालिक जानकारी के लिए आपको लगातार जुड़े रहना है आपके अपने MPPSC उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।